सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार में आज की तारीख में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 लागू है और RPWD एक्ट 2016 में निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ा करके 20 कर दी गई हैं। पहले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में 7 श्रेणियां थी निःशक्तता की, जिसको कि 20 श्रेणियों में बढ़ा दिया गया है RPWD एक्ट 2016 में। तो आज के इस सत्र में हम RPWD एक्ट 2016 में वर्णित लोकोमोटर डिसेबिलिटीज और उसकी विभिन्न सब कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे और हमारा फोकस सिर्फ उनकी उस परिभाषा पर रहेगा जो RPWD एक्ट 2016 के द्वारा दी गई है। बाकी बाद के विभिन्न व्याख्यानों में हम उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के विभिन्न श्रेणियों के बारे में चर्चा करना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में शामिल लेप्रोसी क्योर्ड व्यक्तियों की परिभाषा एवं उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करना, सेरेब्रल पाल्सी की परिभाषा के बारे में चर्चा करना, ड्वार्फिज्म की परिभाषा के बारे में चर्चा करना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की परिभाषा के बारे में चर्चा करना और फाइनली एसिड अटैक विक्टिम की परिभाषा के बारे में चर्चा करना। तो शुरुआत करने से पहले आइए देखें कि RPWD एक्ट जो है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है, उसमें शारीरिक अक्षमता, शारीरिक निःशक्तता जो है उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहली श्रेणी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, दूसरी श्रेणी है विजुअल इम्पेयरमेंट की, तीसरी श्रेणी है हियरिंग इम्पेयरमेंट की और चौथी श्रेणी है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी की। ये जो 4 हैं ये फिजिकल डिसेबिलिटी के, शारीरिक निःशक्तता के विभिन्न श्रेणियां हैं। शारीरिक निःशक्तता की इन विभिन्न श्रेणियों में जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसको 5 उप श्रेणियों में बांटा गया है। ये 5 उप श्रेणियां हैं। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, वे लोग जिनकी लेप्रोसी, जिनको कुष्ठ रोग हुआ और ठीक हो गया लेकिन उसके चलते उनमें निःशक्तता आ गई। सेरेब्रल पाल्सी वाले पर्सन, ड्वार्फिज्म, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिन व्यक्तियों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और एसिड अटैक विक्टिम। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी की कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड एसिड अटैक विक्टिम्स। तो आइए चर्चा करें एक बार कि हमारे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में इन सब की परिभाषा क्या दी गई है। चूँकि परिभाषा का अपना महत्व होता है और जब भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो उस कानून में वर्णित परिभाषा के अनुसार ही किया जाता है। इसलिए इनकी परिभाषाएं RPWD एक्ट 2016 में क्या दी गई हैं, इस पर विचार करना, जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आते हैं लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन पे। तो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन को 3 भागों में बांटा गया है अपने RPWD एक्ट में। पहला, विथ नो मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी, कि जिनमें कोई भी स्पष्ट डिफॉर्मिटी उनके अंगों में न हो, दिखाई न दे। विथ मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी, वैसे लेप्रोसी क्योर्ड व्यक्ति जिनमें की डिफॉर्मिटी शरीर के अंगों में, हाथों में, पाँव में दिखाई दे। और तीसरी कैटेगरी जो बांटी गई है वो है विथ एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी, जिनमें कि गंभीर शारीरिक डिफॉर्मिटी है, जैसे हाथ पाँव की उंगलियां पूरी गल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं और उसके चलते हुए अपना दैनिक कार्य एक सामान्य व्यक्ति की तरह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये 3 श्रेणियां लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स की अपना RPWD एक्ट रिकॉग्नाइज करता है। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स विथ नो मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स विथ मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स विथ एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी। आगे जो परिभाषा दी गई है उसमें लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन नो मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी, इसकी परिभाषा ये दी गई है कि लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज सफरिंग फ्रॉम, ऐसा आदमी जो लेप्रोसी से, कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स और फीट एज वेल एज लॉस ऑफ सेंसेशन एंड पैरेसिस इन द आई एंड आईलिड। वैसे व्यक्ति जिनका कि कुष्ठ रोग तो ठीक हो चुका है लेकिन उनके हाथों और पाँव का सेंसेशन, आँखों का और आईलिड का सेंसेशन खत्म हो चुका है, बट विथ नो मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी, लेकिन कोई भी विजिबल डिफॉर्मिटी नहीं है। ऐसे लोगों को माना गया है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन विथ नो मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी, और ये निःशक्तता की एक श्रेणी है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन के अंतर्गत। दूसरा, जैसा कि हमने चर्चा की, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स
विथ मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी। इसको जो डिफाइन किया गया है हमारे RPWD एक्ट 2016 में, वो है मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी एंड पैरेसिस बट हैविंग sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों और पाँव में समस्या हुई तो है और वो डिफॉर्मिटी जो है, वो विकृति जो है वो विजिबल भी है, लेकिन उनको दैनिक आर्थिक क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हो रही हो और उनमें पर्याप्त मोबिलिटी हो उनके हाथों और पाँवों में डिफॉर्मिटी के बावजूद, देन दे कुड बी टर्म्ड एज लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स विथ मैनिफेस्टेड डिफॉर्मिटी। तीसरी जो कैटेगरी RPWD एक्ट 2016 में वर्णित है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन की, वो है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स विथ एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी। तो जो एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी के व्यक्ति हैं, उनकी परिभाषा RPWD एक्ट 2016 देता है कि ऐसे लोग जिनके शरीर में विकृति आ चुकी है लेप्रोसी के कारण, हाथ पांव गल चुके हैं, उंगलियां गल चुकी हैं और साथ ही साथ उनकी एज भी इतनी हो चुकी है कि वो कोई भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपने रोजगार के लिए कोई भी साधन इकट्ठा करने में या कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करने में सक्षम नहीं है, तो उनको माना जाएगा कि लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन वे हैं जो एक्सट्रीमली फिजिकल डिफॉर्मिटी के शिकार है। इसके बाद लेप्रोसी क्योर्ड श्रेणी के बाद राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो दूसरी कैटेगरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की रिकॉग्नाइज करता है, वो है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी की जो परिभाषा दी गई है RPWD एक्ट 2016 में, वो है सेरिब्रल पाल्सी मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स एंड मसल कोऑर्डिनेशन caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सेरिब्रल पाल्सी का जो मतलब है वो है नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का एक समूह। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि ये आगे जो है इसकी डिग्री, इसकी सीवियरिटी बढ़ती नहीं है, जो एक कंडीशन है वो स्थिर रहती है। तो सेरिब्रल पाल्सी जो है एक ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ये न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ कंडीशन नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, जो कि अफेक्ट किसको करता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट को और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को। और उसके कारण क्या हैं, कॉज्ड बाय डैमेज टू वन और मोर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्रेन। ब्रेन के एक या एक से ज़्यादा किसी विशेष एरिया के डैमेज होने के कारण अगर व्यक्ति के लिम्स प्रभावित होते हैं, लिम्स का मतलब है हाथ और पाँव, व्यक्ति के लिम्स प्रभावित होते हैं, खास करके अकरिंग बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद ब्रेन में किसी भी कारण से डिफेक्ट ऐसे आ जाते हैं जिसके चलते ब्रेन के एक और एक से ज़्यादा एरियाज डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे केस को सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। एक बार फिर से देखें कि सेरिब्रल पाल्सी क्या है, एक ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। पहला न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ब्रेन से जुड़ी हुई स्थिति है। दूसरा नॉन प्रोग्रेसिव है कि इसकी सीवियरिटी आगे समय के साथ बढ़ती नहीं है। तीसरा अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स, ये जो है बॉडी मूवमेंट को अफेक्ट करती है। चौथा मसल कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करती है। और कॉज्ड बाय डैमेज टू क्यों होती है, वन और मोर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन, किसी भी कारण से जन्म के समय, जन्म के बाद, किसी भी कारण से ब्रेन का कोई भाग जब अफेक्ट हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा, जिसमें हमारे मूवमेंट कंट्रोल होते हैं, बॉडी के मूवमेंट कंट्रोल होते हैं, तो उसके कारण सेरिब्रल पाल्सी होती है। ये सेरिब्रल पाल्सी का डेफिनेशन है हमारे RPWD एक्ट 2016 में। इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो श्रेणी दी गई है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की हमारे RPWD एक्ट 2016 में, वो ड्वार्फिज्म है। ड्वार्फिज्म की परिभाषा बहुत सिंपल है कि ड्वार्फिज्म मीन्स अ मेडिकल जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन एडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर और लेस, कि अगर किसी व्यक्ति की एडल्ट होने के बाद भी हाइट 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर रह जाती है तो उसको बौनापन कहेंगे, ड्वार्फिज्म कहेंगे, और ये निशक्तता की श्रेणी में RPWD एक्ट 2016 में शामिल किया गया है। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी शामिल की गई है उसमें RPWD एक्ट में, उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और RPWD एक्ट 2016 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की परिभाषा देता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मीन्स a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscle that move the human body, and persons with multiple dystrophy
हैव इनकरेक्ट एंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन देयर जीन्स। बहुत सिंपल परिभाषा दी गई है, हालांकि ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब हेरिडिटरी, जो कि जेनेटिक कंडीशन है, एक माता पिता से बच्चा एक्वायर करता है, ऐसा हेरिडिटरी जेनेटिक मसल डिजीज है जो कि मसल को वीक करता है, व्यक्ति के मसल को वीक करता है, और उन मसल को वीक करता है जो व्यक्ति के बॉडी के मूवमेंट में सहयोग करते हैं। साथ ही यह भी कहता है कि ये जो डिस्ट्रॉफी है वो इस कारण होता है कि जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसके जीन्स में मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के जनरेशन की मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है। कहने का मतलब दोबारा देख लें कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा डिजीज है, एक ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी जेनेटिक मसल डिजीज है। मसल डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, और व्यक्ति के मूवमेंट को ये भी प्रभावित करती है। साथ ही इसका कारण ये है कि व्यक्ति में जो जेनेटिक कोडिंग होती है उसमें इनकरेक्ट या मिसिंग इन्फॉर्मेशन होता है, विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मेकिंग द प्रोटीन्स दे नीड फॉर हेल्दी मसल्स। हेल्दी मसल्स के लिए डिस्ट्रोफिन प्रोटीन आवश्यक होता है। एक्चुअली जब भी हमारे मसल काम करते हैं, मसल्स एफर्ट करते हैं, जब भी हम चलते फिरते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ विषैले पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, और उन उत्सर्जित पदार्थों को अवशोषित करने के लिए डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन काम आता है। तो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के व्यक्ति होते हैं उनमें उनके जेनेटिक कोडिंग में डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन के प्रोडक्शन का इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनके मसल हेल्दी नहीं हो पाते। फर्दर RPWD एक्ट 2016 जो है इसको परिभाषित करते हुए कहता है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वीकनेस, डिफेक्ट्स इन मसल प्रोटीन्स एंड द डेथ ऑफ मसल सेल्स एंड टिश्यू। कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और इस स्केलेटल मसल वीकनेस आ जाती है व्यक्ति में, साथ ही व्यक्ति के मसल प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाता है, और मसल सेल्स मृत हो जाते हैं, और मसल टिश्यू मृत हो जाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन RPWD एक्ट 2016। और जो लास्ट कैटेगरी है, जो 5वीं कैटेगरी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, वो है एसिड अटैक विक्टिम। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि किसी कारण से लोग एक दूसरे पर एसिड से अटैक कर देते हैं। एसिड से अटैक करने से व्यक्ति का कई बार जिस अंग पर एसिड पड़ता है उस अंग की सेंसेशन प्रभावित होती है, और कितना गहरा और कितना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उस व्यक्ति पर डाला गया है इस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति उससे कितना प्रभावित हुआ है। तो लास्ट कैटेगरी जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, वो एसिड अटैक विक्टिम की है, और उसकी परिभाषा दी गई है कि एसिड अटैक विक्टिम्स मीन्स अ पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू वायलेंट असॉल्ट्स बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड और सिमिलर कोरोसिव सब्सटेंस। एसिड या उसी प्रकार के किसी अन्य पदार्थ का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति पर हिंसक हमला अगर किया जाए और उसकी वजह से उसमें डिफॉर्मिटी आए, वो व्यक्ति डिसफिगर्ड हो जाए, तो उसको RPWD एक्ट 2016 एसिड अटैक विक्टिम की श्रेणी में रखता है, और इसको निःशक्तता की श्रेणी में रखता है। ये पहली बार एसिड अटैक विक्टिम्स को निःशक्तता की श्रेणी में रखा गया है। तो जैसा कि हमने देखा कि 5 निःशक्तता की श्रेणियां लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखी गई हैं। एक बार देख लें कि वो 5 निःशक्तता की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। वो 5 निःशक्तता की श्रेणियां जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आती हैं वो है लेप्रेसी क्योर्ड, पर्सन्स सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक विक्टिम्स। ये आज हमने सीखा कि ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। आगे के व्याख्यानों में हम इन 5 श्रेणियों पर, इनकी विशेषताओं पर, इनकी शिक्षण विधियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप आगे की स्लाइडों पर कुछ स्व मूल्यांकन प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हल करें और देखें कि आपने क्या सीखा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं आभार।